Good evening, students. Today we will start gas chromatography. As you know, what is chromatography? I think you all know, but I tell you again what is chromatography. See, कोई भी क्रोमेटोग्राफी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में जब भी कोई कंपाउंड्स को हमने सेपरेट करना होता है तो हम मेनली क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप हैं, कुछ टाइप हमने पढ़ लिए और कुछ हमारे रह गए। आज हम पढ़ते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। कोई भी क्रोमेटोग्राफी में दो फेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज, सेकेंडली होता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, हर एक क्रोमेटोग्राफी में गैस, जैसे ये गैस क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, तो इसमें हम मोबाइल फेस क्या लेके चलेंगे, गैस लेके चलेंगे। अगर हमारी कोई और क्रोमेटोग्राफी होती लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो उस हिसाब से हम मोबाइल फेस लेते। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी, तो हम मोबाइल फेस लेके चलेंगे गैस, और स्टेशनरी फेस जो होगा वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, इसके हिसाब से ही हमने इस क्रोमेटोग्राफी को नाम दिया गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं। सी, सबको ये आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, इसकी अब वर्किंग देखो। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक गैस ली। कौन सी गैस लेनी हमें यहाँ पे, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। ऐसी गैस लेनी है जो कि इनर्ट हो। इनर्ट कौन सी गैसेस होती हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इनर्ट वो वाली गैसेस होती हैं जो किसी अनदर कंपाउंड के साथ मिक्स होके उनके साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने हीलियम या फिर नाइट्रोजन गैस यूज करी है। ये हमने एज अ मोबाइल फेज लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था गैस क्या है, हमारा मोबाइल फेज। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्यूब लगा दी और यहाँ पे हमने एक कंट्रोलर लगाया। कंट्रोलर का क्या है, जब हम यहाँ से सैंपल इंजेक्ट करेंगे अपना, ठीक है, एक इंजेक्शन के साथ हम यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट करेंगे, वो हमारा सैंपल गैसियस स्टेट में भी हो सकता है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, मान लो अगर हमारा सैंपल लिक्विड स्टेट में है तो यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत हायर होगा तो वो एकदम वेपर में या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉलम, और ये एक अवन में रखा है। अवन का टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। वही इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा लिक्विड है तो वो एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने सैंपल इंजेक्ट करा और ये हमारा कॉलम ट्यूब है। ये जो हमारी कॉलम ट्यूब है ये मेनली 15 to 13 मीटर की होती है और ये ग्लास की बनी होती है। ठीक है, यहां से हमारा सैंपल यहां से जा रहा है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट। जब सैंपल यहां से जा रहा है तो यहां से हमारा सैंपल एग्जिट पॉइंट पे आके एल्यूट कर लिया। ठीक है, अब सैंपल में मिक्सचर होगा, गैस यहां से आई और सैंपल आया, गैस और सैंपल खुद मिक्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो एल्यूशन होगी वो किस हिसाब से होगी, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। मतलब जो गैस और सैंपल दोनों के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए। अब कुछ मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और कुछ का कम होगा। ठीक है, वो मैं आपको अलग से डायग्राम समझाती हूँ कैसे। यहां से देखो, पहले यहाँ पे जो भी हमारे मान लो बॉइलिंग पॉइंट कम वाले थे वो जल्दी एल्यूट हो गए। ठीक है, वो जल्दी एल्यूट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवन में हमारा जो हायर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे एल्यूट हो गए। एल्यूट करने के बाद ये डिटेक्टर लगा है, उसने डिटेक्ट करा कि कैसे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारा सिस्टम, मतलब हमारी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन लग गई है, उस पे शो हो गए। यहाँ पे देखो दो पिक्स बन रही है, एक तो बेस लाइन बन रही है। बेस लाइन क्यों बन रही है, क्योंकि पहले हमने गैस नहीं डाली, हमने नॉर्मली अपना बफर सोल्यूशन पास कराया। ठीक है, जब बफर सोल्यूशन पास कराया तो यहाँ पे हमारी बेस लाइन बन गई और फिर हमारी ये पीक आई। ये पीक कौन सी आई, लो मॉलिक्यूल्स, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ये हायर मॉलिक्यूल्स की आ गई। इस तरह से हम अपने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग डायग्राम से एक और चीज समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने जब जो कॉलम वहां पे डायग्राम में ऐसे ऐसे करके बनाया था, यहाँ पे मैंने सीधा बना दिया। ठीक है, ये हमारा कॉलम। कॉलम क्या है, ये हमारा स्टेशनरी फेस है। ठीक है, स्टेशनरी फेस हमारा क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, स्टेशनरी फेस हमारा सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सैंपल इंजेक्ट करा अपना, जब सैंपल इंजेक्ट करा उसके साथ गैस भी आई, जो हमारा मोबाइल फेस था। ठीक है, यहाँ पे अब आया एक स्टेशनरी फेस है, एक मोबाइल फेस। जो मोबाइल फेस मतलब चलते रहेगा। यहाँ पे अब लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल भी होंगे और हायर मॉलिक्यूल वाले भी। जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव फास्ट, जल्दी फास्ट मूव करके इल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ से
फास्ट, यहाँ पे ये है जो लो मॉलिक्यूलर वेट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे, जहां पे मैंने मॉलिक्यूलर वेट बोला है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होएगा तो जल्दी एल्यूट हो जाएंगे, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, ठीक है, तो वो बाद में एल्यूट होंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट मान लो मॉलिक्यूल्स का सेम है, मतलब स्टेशनरी फेज और इनके जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, तो उनकी एल्यूशन किस पे डिपेंड करेगी? उनकी एल्यूशन डिपेंड करेगी साइज पे। जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम जल्दी एल्यूट कर लेंगे, मतलब वो ल्यूट हो जाएंगे पहले, उनकी पीक पहले बन जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, यहाँ पे हमने इंटेंसिटी ले ली, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इल्यूट हो जाएंगे, तो उनकी पीक जल्दी बन जाएगी, ठीक है। ये कौन सा टाइम है? रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम कौन सा होता है कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कॉल्यूम में कितना टाइम स्टे करे, ठीक है, वो होता है रिटेंशन टाइम। अब ये पीक जल्दी बन गई तो इनका रिटेंशन टाइम क्या है? बहुत कम है, क्योंकि ये जल्दी एल्यूट हो गए और ये बाद में एल्यूट हुए हैं। ये कौन सी है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब इनका रिटेंशन टाइम भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ठीक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अब जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो हमने पढ़ी है, गैस क्रोमेटोग्राफी, उसके दो और नाम है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। वो किस पे डिपेंड करते हैं? ये सॉलिड लिक्विड इसके स्टेशनरी फेज पे। अगर तो हम स्टेशनरी फेज लिक्विड लेके चल रहे हैं तो हम इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं। अगर हम स्टेशनरी फेज सॉलिड लेके चले हैं तो हम उसको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं, राइट। अब जो भी हमने डिटेक्टर यूज किया था, जब मैंने आपको डायग्राम समझाई थी तो उसमें डिटेक्टर था, जो हमारा डिटेक्टर था वहां पे हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो वहां पे हम एमएस मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब कई बार क्या होता है, हमारी जो डिटेक्टर है गलत तो नहीं डिटेक्ट करता, मतलब हमें क्लियर नहीं होता कि ये कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो उन जगहों पे जो डिटेक्टर है वो वहां पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। आजकल ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है लैब्स वगैरह में, ठीक है, तो इसको हम GCMS भी बोल सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एज अ डिटेक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एज अ डिटेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, राइट। इसको हम वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं और सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सैंपल है वो नॉर्मली गैस में होएगा, अगर वो लिक्विड में तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके और दो नाम है, वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी और सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये हमने आज पढ़ ली गैस क्रोमेटोग्राफी। याद रखना मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है मेनली नॉर्मल लैब्स वगैरह में यूज करते हैं, एनालिटिक लैब में इसका बहुत यूज होता है। हम मॉलिक्यूल्स को अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो रहे तो यहाँ पे हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यूज करते हैं, राइट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ते हैं।